This call is now being recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड तीसरा लेक्चर है जो हम पढ़ रहे हैं। वी स्टॉप्ड ओवर हियर। हमने ये पिछला लेक्चर वी स्टॉप्ड ओवर हियर, हमने ये क्वेश्चन किया था और हमने कहा था कि ये कैम्ब्रिज की हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन ऑन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और इस एक क्वेश्चन में बहुत सारी बातें जो थी वो चेक हो गई थी, बहुत सारे इल्म जो था वो इसमें सीखा गया और चेक हुआ। और हमने इसको करने के बाद हम आगे चल रहे हैं और हमारा अगला जो टॉपिक है वो है अ वेरी एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप देखिए, आपने पहले भी एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मेजर करने का एक मेथड अडॉप्ट किया, एक पढ़ा था आपने, और वो देखिए वो क्या था, वो यहाँ था। आपको अगर याद हो तो पॉइंट नंबर 12 था, एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ मेजरिंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड मेटालिक सिलेंडर। मगर इसमें आपने एक असम्पशन ली थी कि देयर इज नो हीट लॉस, मगर एक्चुअली तो हीट लॉस थी और कहा उस वक्त बताया गया था कि ये मेथड ये ओवर एस्टिमेट, ये जो मेथड आपने पढ़ा है ये एक ओवर एस्टिमेट, अगर मैं इसको ये आपके सामने सारा विजिबल कर रहा हूँ, ये एक ओवर एस्टिमेट था जो आपके सामने यहाँ आया था सारे का सारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो हम कहते हैं कि जनाब अब जो हम चीज पढ़ने लगे हैं वो जरा ज्यादा एक्यूरेट है। अच्छा, आप नोट करें कि इसमें आपने हीट लॉस प्रिवेंट करने के लिए लैगिंग की थी। इसमें जो पर्पल कलर का मटेरियल नजर आ रहा है ये वो मेटलिक ब्लॉक को सराउंड कर रहा था, ये हीट लॉस को प्रिवेंट कर रहा था। ठीक है, मगर अब इस नए मेथड में, इस नए में जो हम नया चीज पढ़ने लगे हैं, ये जो अब आपके सामने आ रहा है, इसको वो कह रहा है कि वेरी एक्यूरेट मेथड। और मजे की बात है कि इसमें कोई लैगिंग ही नहीं है। नोट करें कि ये वो मेटालिक ब्लॉक है जिसके अंदर जिसका हम ये जो ब्लैक बाउंड्री के अंदर ये जो व्हाइट एरिया सारा ये वो ब्लॉक है। मैं इसको आपके सामने किसी कलर, कोई कलर कर देते हैं इसका, ये कलर कर देते हैं इसका, ये वाला, ये वो मेटालिक ब्लॉक है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने मेजर करनी है। मगर मजे की बात यह कि हमने इस दफा इसकी कोई लैगिंग ही नहीं की, यानी हीट लॉस प्रिवेंट करने के लिए कुछ भी नहीं किया। इसमें एक इलेक्ट्रिकल हीटर इंसर्ट कर दिया, एक थर्मोमीटर इंसर्ट कर दिया है और इसमें एमीटर वोल्टमीटर लगा दिए गए हैं, एक सर्किट है, बैटरी है। बैटरी जो है वो आपको पता है वो किस तरह से चल रही, ये बैटरी है। बैटरी में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस हीटर में आकर हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और यहाँ से वापस चली जाती है। और इसमें से जो है वो हीट इसके अंदर फ्लो कर रही है ऐसे, ठीक है कि नहीं। और हमने एज्यूम किया है कि जनाब इसमें हीट लॉस टू द सराउंडिंग का हमने कोई अभी फिलहाल बात नहीं की, हमने कुछ प्रिवेंट भी, इसके ऊपर कोई लैगिंग भी नहीं लगाई है, कोई ऐसा हीट इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट भी नहीं लगाया। और जब हम ये स्विच क्लोज करेंगे ये वाला, तो साथ ही हम स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे ताकि हम रिकॉर्ड रख सकें कि हमने कितने मिनट तक इसको हीट प्रोवाइड की। साथ साथ अब हम ना यहाँ देखिए सीरियल नंबर है, हम यहाँ टाइम इन मिनट्स है और यहाँ पर उसका टेम्परेचर है। फर्ज करें कि शुरू में टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था जब हमने स्विच क्लोज किया, फिर 2 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर हो गया 26 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 4 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर हो गया 31 डिग्री सेंटीग्रेड और 6 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर हो गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है कि नहीं। इसको हम बड़ा कर लेते हैं आपके सामने। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो जनाब क्या है कि यहां से आप इसको हीट कर रहे हैं, ये हीटर इलेक्ट्रिकल हीटर जो आपको ये नजर आ रहा है और साथ ये थर्मोमीटर है। यहाँ से हीट फ्लो करके मेटल ब्लॉक के थ्रू थर्मोमीटर में आएगी तो थर्मोमीटर रजिस्टर करेगा इसको। तो वी सेट अप द apparatus as shown. Chemical energy of battery is converted to electrical energy and then converted into heat energy of metallic block. We will start noting down temperature after every 2 minutes. तो 0 मिनट के ऊपर उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, 2 मिनट पर उसका टेम्परेचर 26 था, 4 पर उसका टेम्परेचर 31 था, 6 पर उसका टेम्परेचर 35 था, 8 मिनट्स पर उसका टेम्परेचर 38 मिनट्स था।
तो हम क्या करेंगे, हम वी विल फर्स्ट प्लॉट द ग्राफ ऑफ टाइम टेम्परेचर। जब इस तरह से शक्ल में लिखा हो, यहाँ यूं ब्रैकेट डाली हुई हो और यहाँ भी ब्रैकेट डाली हुई हो, तो इसमें फिर जो ये वाली पहली क्वांटिटी होती है ये एक्स एक्सिस पे प्लॉट की जाती है, कॉमा डालकर जो चीज लिखी होती है वो वाई एक्सिस पर प्लॉट होता है। तो ये टाइम टेम्परेचर ग्राफ है, ये वाई एक्सिस पर प्लॉट होने वाला ग्राफ है, ठीक है। अब ये हमने इसका जी वो ग्राफ प्लॉट कर दिया, वो उस डाटे से जो हमारे पास आया था, यानी ये वाला जो डाटा नहीं था, ये हमारे पास 0 मिनट पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वो हमने यहाँ शो कर दिया। फर्ज करें कि हमने ये ग्राफ स्टार्ट इस तरह किया कि हमने यहाँ पर लिया ही 20 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट किया। जब 2 मिनट्स हुए तो टेम्परेचर चला गया 26 पे, तो ये 26 है। और जब 4 मिनट्स हुए तो टेम्परेचर हो गया जनाब आपका 31 डिग्री सेंटीग्रेड यूं। तो वो हमने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। तो अब आपसे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपसे ये है कि वाई रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर, ये जो राइट साइड पर जिसको अंडरलाइन किया जा रहा है, डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीज। ये क्या बात, वाई रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, इसका क्या मतलब। देखें, रेट ऑफ राइज क्या होता है, जिस रेट पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इस ग्राफ की ग्रेडियंट कम हो रही है, तो इसलिए रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज कर। Why rate of rise of temperature decreases as the temperature increases? तो जी इसका क्या जवाब है, बता सकते हैं आप कि नहीं? जी कोई बता सकता है कि इसका जवाब क्या है? जी कोई बंदा बता सकता है कि इस चीज का जवाब क्या है? एज द टेम्परेचर, उसकी वजह ये है बेटा कि फर्ज करें ये एक बॉडी है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका अपना टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे जो हीट सराउंडिंग में जाएगी वो बहुत ही कम होगी। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ हीट फ्लो टू द सराउंडिंग टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये ऑब्जेक्ट अभी गर्म हो रहा है, अभी इसने गर्म होना स्टार्ट किया है, अभी इसका टेम्परेचर सराउंडिंग से इतना ज्यादा ऊपर नहीं गया, तो ये हीट लॉस टू द सराउंडिंग होगी ही नहीं। ये हीट लॉस टू द सराउंडिंग क्या नहीं होगी ही नहीं, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको बड़ा कर दें, लेट्स से कि इसको टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, इससे सराउंडिंग में हीट लॉस होना शुरू हो जाएगी वो थोड़ी सी। और जब इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो इससे ज्यादा हीट सराउंडिंग में लूज हो रही होगी। और जब इसका टेम्परेचर और ज्यादा होगा, फर्ज करें कि सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका 40 है, तो इससे तेजी से हीट सराउंडिंग में जा रही होगी, हीट जाया हो रही होगी। और जब इससे टेम्परेचर इसका 50 होगा तो हीट लॉस टू द सराउंडिंग और बढ़ जाएगी। इसका मतलब है हीटर अगर इसे हीट प्रोवाइड कर रहा है, ये देखिए ये हीटर है, इसे हीट प्रोवाइड कर रहा है, तो जब तक तो इसका टेम्परेचर जो है सराउंडिंग से थोड़ा सा ही ज्यादा है, तो ये सराउंडिंग को बहुत कम हीट देगा। लेकिन जब इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये सराउंडिंग को बहुत ज्यादा हीट देना शुरू कर देगा। तो फिर हीटर से जो हीट निकल रही होगी उसमें से बहुत ज्यादा हीट सराउंडिंग में जाया हो रही होगी, और इसलिए इसका अपना टेम्परेचर फिर इतना ज्यादा तेजी से राइज नहीं करेगा। ये है जवाब इस क्वेश्चन का जो यहाँ पूछा गया है कि जनाब वाई द रेट ऑफ राइज, वाई, ये देखिए जो चीज रेड में टर्न हो रही है, वाई रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर, वाई रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। ये चीज जो अभी रेड हो गई थी, और यही चीज आप देखें दोबारा ब्लू हो जाएगी। वाई रेट ऑफ राइज ऑफ y rate of rise of temperature decreases as the temperature increases। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है कि रेट ऑफ हीट लॉस टू द सराउंडिंग जो है, रेट ऑफ हीट लॉस टू द सराउंडिंग जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। और जब टेम्परेचर किसी बॉडी का इंक्रीज करता है तो वो तेजी से हीट लॉस करती है सराउंडिंग को। जब वो तेजी से हीट लूज करती है, उसका रेट ऑफ हीट लॉस टू द सराउंडिंग बढ़ता है, तो उसके लिए अपनी पास जो हीट है, जो हीटर से जो उसको खुद मिल रही है, वो कम हो जाती है। हीटर की हीट ज्यादातर सराउंडिंग में जाना शुरू हो जाती है, इसलिए उसका अपना टेम्परेचर कम हो जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं, आई कैन से दिस थिंग
कि इस ग्राफ में इस पॉइंट ए पे हीट लॉस टू द सराउंडिंग कम है, बी पे ज्यादा है, सी पे उससे भी ज्यादा है, और डी पे उससे भी ज्यादा है, और ई पर रेट ऑफ हीट लॉस टू द सराउंडिंग सबसे ज्यादा। ठीक है कि नहीं? मैंने क्या किया, मैंने यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ किया, पॉइंट ए पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और उस टेंजेंट की ग्रेडियंट कैलकुलेट कर ली। ये राइज ओवर रन से मैंने उसकी क्या निकाल ली, इनिशियल रेट ऑफ राइज निकाल ली। नोट करें, इनिशियल रेट ऑफ राइज, और इनिशियल रेट ऑफ राइज वो है जिसमें हीट लॉस टू द सराउंडिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। पॉइंट नंबर ए पर रेट, पॉइंट नंबर ए पे डेल्टा थीटा और डेल्टा टी जो है, ये रेट ऑफ हीट लॉस टू द रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर एट ए है। ये क्योंकि मैंने जरा ए पे टेंजेंट गिराया है, तो वो मुकाम है जहां पर हीट लॉस टू द सराउंडिंग तकरीबन नेग्लिजिबल। सो दैट मींस, इसका मतलब ये है कि आई कैन से दिस थिंग, मैं ये बात कह सकता हूं, ये देखें, इनिशियली देयर इज नो पावर लॉस टू सराउंडिंग एज द टेम्परेचर डिफरेंस इज नेग्लिजिबल। मैं इसको, ठीक है कि एज द टेम्परेचर डिफरेंस इज नेग्लिजिबल, ठीक है कि नहीं, ये जो चीज है एज द टेम्परेचर डिफरेंस इज नेग्लिजिबल, ये बात है टू द सराउंडिंग की। ठीक है, वी नो दैट, अब इसमें ये चीज देखें, वी नो दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द हीटर इज पावर इनटू टाइम होता है। टाइम को ही मैंने डेल्टा टी कह दिया, टी कह देने से टाइम और डेल्टा टी कह देने से दोनों से एक ही मुराद है, पावर इनटू टाइम। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब बाय मेटेलिक ब्लॉक कितनी है, एमसी डेल्टा थीटा। अब P क्या है, P इज पावर इन वॉट्स, डेल्टा T इज टाइम इन सेकेंड्स, और ये इंटरवल ऑफ टाइम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। M इज द मास ऑफ ब्लॉक इन kg, C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन जूल्स पर kg केल्विन, एंड डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर। ओके, अब इन दोनों को आप फिलहाल इक्वेट कर दें, ये देखिए, पावर इनटू डेल्टा टी टाइम इज इक्वल टू एमसी इनटू डेल्टा थीटा। अब देखिए, हम बड़ी ना कनिंग, हम एक बड़ी क्लेवर अप्रोच यूज करेंगे, हम बड़ी एक चालाकी करेंगे। डेल्टा थीटा जो है उसको मैं नीचे ले गया, यहां पर डेल्टा थीटा को मैं यहां नीचे ले गया, तो डेल्टा थीटा और डेल्टा टी क्या बन गया, रेट ऑफ हीट राइज। तो अब देखें, पावर इज इक्वल टू मास इनटू, ये जो सी है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जो रेड में दिखाई है, यानी ये वाली सी, और डेल्टा थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम, डेल्टा थीटा और डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर और रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर। इसमें से इस रेड वाली चीज को आप सब्जेक्ट बना दें, ठीक है कि नहीं है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, तो ये क्या चीज आ जाती है, पावर, मास, और ये सारा कुछ। ये देखें, जो ये पर्पल टर्न हो रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये सारा कुछ जो है, ये चीज जो है, ये चीज जो है, ये आपका आ गया जी रेट ऑफ राइज। और अगर मैं रेट ऑफ राइज में इनिशियल रेट लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, इनिशियल रेट, ये देखें, इनिशियल रेट ऑफ राइज, तो इनिशियली पॉइंट ए पर तो कोई हीट लॉस था ही नहीं, तो इसका मतलब है, अब मैं अगर इनिशियल रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर यहां डालूंगा, वो जो ग्रेडियंट की वैल्यू थी पॉइंट ए पर, वो इधर इसमें नीचे डालूंगा, पुट कर दूंगा इनिशियल रेट ऑफ राइज की जगह, तो पावर को, यानी ये पावर, ठीक है कि नहीं, और ये मास, और यहाँ इनिशियल रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर में वो जो ग्रेडियंट टेंजेंट ड्रॉ किया था एट पॉइंट ए, उसकी वैल्यू पुट करूंगा, तो मेरे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एक बड़ी एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसे आप पेपर 5 में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको पेपर 5 में क्वेश्चन आए कि आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप मेजर कैसे करेंगे, तो आप ये वाला मेथड लिखेंगे जो अभी इसमें लिखा जा रहा है, ये जो आपने पॉइंट नंबर 18 में है, ये सबसे अच्छा मेथड है। कम से कम ये 13 वाले से तो बहुत बेहतर है, जो पहले आपने पढ़ा था उससे ये काफी बेहतर है। अगर उसमें आपको मिलेंगे, अगर वो आप लिखेंगे, आपको मिलेंगे 7, 8 ओवर आउट ऑफ 15, लेकिन ये लिखेंगे तो 12 या 13 तक तो कहीं भी इंशाल्लाह गए नहीं नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है कि नहीं? तो ये चीजें जरा मैं मिटा दें हम लोग इनको। तो अब हम आगे चलते हैं। ये था जनाब हमारे पास, ये टेम्परेचर डिफरेंस की बातें थी जो हमने पढ़ी, जो चीज़ें हमने जिनकी समझाने के पर्सपेक्टिव से जिनकी इंक्स चेंज की, वो हम वापस उसको
उसमें ले आते हैं जिसमें वो ओरिजिनली थी। आगे चले जाते हैं जनाब। तो ये हमारे पास बेटा आ गया पॉइंट। अब हमारे पास आ जाता है पॉइंट नंबर 19। ये भी कैम्ब्रिज का क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया। ये भी 98 का जमाना है, जब मुझे बीकन हाउस में आए हुए सिर्फ 1 साल हुआ था। तो ये उस वक्त का क्वेश्चन है। ये बज़ाहिर आप कहेंगे कि सर ये जो 19 आपने लिया ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, ये बड़ा आसान है। वाटर फॉल्स अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर। ये ऊपर से वाटरफॉल है एक। वाटरफॉल को उर्दू में आपको पता है आबशार कहते हैं। इसमें ये जो है यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया है, ये चीज क्या है, ये क्लिफ है, पहाड़ का ये हिस्सा है, उसके ऊपर से पानी ऐसे नीचे गिर रहा है। और आपको पता है कि अगर पानी ऊपर किसी पत्थर पर आकर जोर से नीचे टकराए तो उसकी जो रैंडम काइनेटिक एनर्जी है, थर्मल काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की, वो बढ़ती है और टेम्परेचर राइज हो सकता है। तो वाटर फॉल्स अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर, कैलकुलेट अ पॉसिबल राइज इन टेम्परेचर if all lost potential energy is converted into heat energy. Waterfalls तो हम ये कहेंगे loss of potential energy is equal to gain of heat energy. अगर हम यूं करें तो जो पॉसिबल राइज इन टेम्परेचर है वो राइज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू डी जी एच ओवर सी। अच्छा, पेपर में जो था ना, जो क्वेश्चन आया था उसमें 18 केजी वाटर का जिक्र था, किसी 18 केजी पानी नीचे गिरा है लेट्स से फॉर एग्जांपल, और उसका टेम्परेचर राइज बताएं आप। तो वो खैर मास मास कट जाता है, फर्क तो पड़ता नहीं है उस कैलकुलेशन से, लेकिन अगर आप 18 दोनों साइडों से उसमें फिर भी कैंसिल हो जाता। जी की जगह आप 9.81 डालें, एच की जगह 24 और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 42 करें, ये आंसर आता है 0.056 केल्विन या चेंज। तो इसका मतलब, बट इट्स अ वेरी स्मॉल राइज इन टेम्परेचर। आपको पता है कि ये एक फिजिसिस्ट था जिसका नाम मुझे अभी तक से याद नहीं, मुमकिन है जूल ही था, शायद जूल ही था। वो लेके थर्मामीटर बकायदा एक वाटरफॉल पे गया भी था, और उसने वाटरफॉल के ऊपर टॉप वाला जो पॉइंट है जहां से वाटरफॉल गिरना शुरू करती है, ये वाला जगह, इधर टेम्परेचर मेजर किया और फिर यहाँ पर टेम्परेचर मेजर किया, और वो इनके डिफरेंस को जानना चाह रहा था। वो वही बंदा था जिसने सबसे पहले ये कहा था कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रोबेबली वो जूल ही था, जूल उसका नाम था। तो वो गया था, वो यही यही चीज, ये रिलेशन करना चाह रहा था। लेकिन आपको पता है कि ये राइज ऑफ टेम्परेचर तो बहुत एस्टेब्लिश नहीं कर पाया, मगर उसका बड़ा दिल था। अब हमने ये मेजर कर लिया। अब इसी क्वेश्चन के आगे उन्होंने कहा जी कि 18 केजी वाटर के नंबर ऑफ 3 केजी वाटर का नंबर ऑफ मोल्स बताएं। ये उसी उसी क्वेश्चन का हिस्सा था। मैं उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता। तो नंबर ऑफ मोल्स 18 केजी वाटर में किस तरह होंगे? 18 केजी को आप मोलर मास से डिवाइड कर दें 0.018, तो आपके पास आ जाएगा 1000 मोल्स। 18 केजी में कितने आ गए जी? 1000 मोल्स। ठीक है, फिर उससे आप निकालें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 18 केजी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें इसको। 1000 मोल्स अवोगाड्रोस कांस्टेंट कितना है? 26 मॉलिक्यूल्स। 6.0 इंटू 10⁻26 मॉलिक्यूल्स जो थे उसके थे उसमें 18 केजी में। उसने कहा अगर वो ऊपर से 18 केजी जब पानी नीचे गिरा है उसने कितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज की है? एम जी एच उसने कहा कि अच्छा, मास 18 केजी, जी 9.81 और हाइट उसने कहा 24। और उसने कहा जी वो नीचे गिरा, उसने कितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज की? उसने ये पोटेंशियल एनर्जी लूज 7.92 जूल्स। उसने कहा सफर्स करें कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट है ये सारे मॉलिक्यूल्स की क्या बन गई है? काइनेटिक एनर्जी बन गई। सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बन गई है, और हर मॉलिक्यूल को ऑन एवरेज कितनी एनर्जी मिली? ये वो पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आ रहा था कि बच्चे उसको फॉलो करते चले जा रहे थे, उसको उसका ऑर्डर ओबे करते चले जा रहे थे। उस
जी कि आप 18 kg में नंबर ऑफ मोल्स निकालें, बच्चों ने वो निकाल दी। फिर उसने कहा अच्छा 18 के, अच्छा खुद ही उसने पेपर में क्वेश्चन दिया था कि आप एज्यूम करें कि ये सारी हीट हर मॉलिक्यूल को इक्वली मिल गई है, तो एक मॉलिक्यूल के हिस्से में कितनी एनर्जी आई है, एक मॉलिक्यूल के हिस्से में कितनी एनर्जी आई है। तो अब आप देख लेते हैं, और उसने कहा कि ये उस मॉलिक्यूल की राइज बन गई, उस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीज बन गई। एक मॉलिक्यूल के हिस्से में कितनी एनर्जी आई, 4237.92 डिवाइडेड बाय जनाब कितने मॉलिक्यूल्स थे टोटल, 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 26, 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23। ये कितनी बनती, मुझे तो ये याद नहीं है कि ये कितनी बनती है। आए जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं जनाब। ये हमारे पास आ गया कैलकुलेटर। अब इसमें इस कैलकुलेटर में हम इसको डिवाइड करते हैं, 4237.92 divided by, I think we would be needing a bracket to do it, लेकिन चलें कोशिश, हाँ ये ब्रैकेट आ गई, 6.02 एक्सपोनेंट। इसमें अब एक्सपोनेंट का बटन कहाँ है, चलें यूं कर लेते हैं, 23 ब्रैकेट बंद, फुल बंद। ये तो जनाब ये कितना बनता है, 7.039 इंटू 10 पर -21, 7। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, ये देखिए जहां जो मेरा कर्सर मूव कर रहा है, 7.04 इंटू 10 पर -21 कर लेते हैं, ठीक है, 7.04 इंटू 10 पर -21 जूल्स। अब आपको पता है, आपने ये चीज एक बड़ी मशहूर पढ़ी हुई है कि एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, किसी एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो टेम्परेचर से इस तरह से रिलेट होती है। अब इस पूरी चीज को हम के ई कह देते हैं, के ई कर दी हमने, ये बराबर किसके, 3/2 kT। अब उसने कहा यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है, दिस इज इक्वल टू 3/2 k डेल्टा टी। अच्छा एक बात याद रखिए, इस फार्मूले में जो के अपीयर हो रहा है, ये वाला जो के है जिसको मैंने सर्कल से डिनोट किया, सर्कल किया इसको, ये के केल्विन नहीं है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको पता है क्या है, द एनर्जी required by one molecule when its temperature increases by 1 Kelvin, तो the increase in kinetic energy by 1 molecule, ये उससे रिलेट होता है के, ठीक है। अब के की जो वैल्यू बनती है वो कितनी बनती है, यहाँ से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को जब आप ये पेपर में वो खुद ही वो सजेस्ट कर रहा था कि ये इक्वेशन यूज करें, हम नहीं कर रहे थे, बच्चों को खुद ही कमांड किए जा रहा था कि ये वाली इक्वेशन यूज करो, और ये इक्वेशन उसने ही दी हुई थी खुद ही पेपर में, कहता है इसे यूज करो और पॉसिबल यहाँ के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पुट करो, -23, ठीक है। एक मिनट है, काफी गंदा हो गया यहाँ पर, इसको साफ कर लेते हैं। उसने खुद ही कहा ये वैल्यू पुट करो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यहाँ पर, और डेल्टा टी निकालो, पॉसिबल राइज इन टेम्परेचर निकालो। अच्छा अब ये जनाब हमने कैलकुलेट करना है जनाब, तो क्या करें, 7.02 को हमने मल्टीप्लाई करना है उससे, ठीक है। अब आप ये कैलकुलेट कर लें, मुझे याद नहीं है मगर मेरा ख्याल है इसका आंसर, अब मैं बगैर गेस कर रहा हूँ, मुमकिन है थोड़ा सा गलत हो जाए, 0.34 केल्विन आया था। अब ये वाला जो के है ना, ये केल्विन वाला है, और ये वाला जो के है ना, ये वाला जिसको मैंने भी बहुत शेड कर दिया जिसके आगे पीछे, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उसने कहा कि आपका जो ये वाला टेम्परेचर है, ये इस वाली कैलकुलेशंस के बराबर क्यों नहीं है। ये एक्चुअली उसकी पंच लाइन थी। शुरू में तो वो सिर्फ कमांड करता आया, बच्चे ओबे करते आए, तो वो उन सबको एक एक नंबर दे देगा उन सारों का, मगर जो उसने आखिर में 2 या 3 नंबर का पूछा, वो ये क्वेश्चन पूछा था कि ये वाला आंसर आपका इसके साथ इन एग्रीमेंट क्यों नहीं है। तो इसका सादा सा जवाब ये था कि भाई साहब, ये जो आप इक्वेशन इस्तेमाल करवा रहे हैं ना, ये वाली, ये जो आपने इक्वेशंस इस्तेमाल कराई हैं ये हमसे, ये आइडियल गैस की इक्वेशंस हैं,
और आइडियल गैस में म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस जीरो होते हैं। और आप लगवा किस पर रहे हैं? वाटर पे। वो वाटर जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, वो वाटर जिसके अंदर क्या एग्जिस्ट करता है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, वो तो आइडियल गैस का बिल्कुल उससे टोटली डिफरेंट चीज है। इसका मतलब ये है, इस तरह हमें पता चल गया कि ये आंसर इसलिए डिफरेंट, तो हमने ये जवाब देना था, मगर वो बच्चे जो है मुख्तलिफ किस्म की गैस वगैरह लगाते रहे, तो इस तरह से ये सिलसिला चलता चला गया। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब यहां पर आ गया कि देखें, अब जो पॉइंट नंबर 20 है वो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि पॉइंट नंबर 20 क्या है। देखें, अगर कोई आपसे पूछे डिफाइन पावर, आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे जी पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, बिल्कुल सही है, रेट ऑफ स्पेंडिंग एनर्जी, रेट ऑफ डेवलपिंग एनर्जी। मगर अगर आप खाली इक्वेशन लिख दें, पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम, तो ये बेटा सेफ तरीका होता है। एक तो आप लिखते बड़ा थोड़ा है, आपको बहुत ज्यादा अंग्रेजी नहीं मारनी पड़ती, और प्लस आपकी बचत भी हो जाती है। ये हमेशा स्कोरिंग तरीका होता है डेफिनेशन लिखने का। आप देखें, जब ये टॉपिक शुरू हुआ था, बिल्कुल स्टार्ट में ले जाए इसको, आपके सामने ये चीजें लिखी गई थी। द थर्मल एनर्जी पर यूनिट मास टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। फिर था ज्यादा थर्मल एनर्जी, फिर पर्पल में भी एक डेफिनेशन लिखी गई थी, द थर्मल एनर्जी पर यूनिट मास पर यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। ये ठीक है, मगर आप देखें, जो बच्चा ये वाली डेफिनेशन लिखेगा, ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन। इस बच्चे ने क्या किया, इसने सिर्फ इक्वेशन लिख दी है। वो इक्वेशन ही जो थी, जो आपने पढ़ी थी कि मास इज इक्वल टू, सॉरी, सी इज इक्वल टू, एक मिनट है, देखिए, C इज इक्वल टू Q ओवर M इंटू डेल्टा थीटा, ये उसने लिख दी। इसमें सॉरी एक छोटा सा गलती, ये है जी Q क्या है? हीट, टोटल हीट, और न्यूमरेटर में Q है और डिनोमिनेटर में डेल्टा थीटा है। ठीक है कि नहीं? मेरे पढ़ाने में थोड़ा सा मसला ये है कि मैं Q और Q और थीटा को एक जैसा डाल रहा हूँ। Q इस तरह का होगा, Q इस तरह का होगा, और थीटा इस तरह का, Q ऐसे होगा। ये Q है और ये थीटा है। थीटा से मुराद मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ, और Q से मुराद मैं हीट ले रहा हूँ। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब जिस बच्चे ने ये डेफिनेशन लिख दी, ये वाली जो आपके सामने आ रही है, जिसको अगर आप कहते हैं तो मैं भी रेड कर देता हूँ, ये देखें, ये वाली सारी डेफिनेशन, जो बच्चा ये लिख कर आ जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन में, वो बिल्कुल उसने आला बात कर दी है, बिल्कुल सही उसने शॉट खेली है, और उसने बड़ी सही डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, थर्मल हीट एक्सचेंज पर यूनिट मास पर यूनिट डिग्री टेम्परेचर, और नीचे ब्लू वाली हीट भी लिखते हैं, ठीक है, लेकिन रेड वाली बेस्ट है। ठीक है ना, उसमें सारे मसले हल हो जाते हैं। तो जनाब आए जनाब, इसको हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, वापस ले आते हैं। इसका कलर क्या था जनाब इसका? चलें, इसका कलर हम वो कर देते हैं, पर्पल कर देते हैं। थर्मल हीट एक्सचेंज पर यूनिट मास पर यूनिट डिग्री टेम्परेचर। अब 21 है, यहां से व्हाट इज हीट कैपेसिटी नोट करेंगे। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं, ये नोट करें, 21 पॉइंट पे नोट करें कि ये हीट कैपेसिटी है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं। जब लफ्ज स्पेसिफिक हटा तो मास की पाबंदी भी हट गई। ये है द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी एक्सचेंज पर यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। इसमें मास का नहीं है कि द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ मास। 1 kg की पाबंदी हट गई, स्पेसिफिक लफ्ज हटा, तो साथ ही जो है ये पाबंदी भी मास की। तो यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी जूल्स पर केल्विन। और ये देखें रिलेशनशिप बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर आप मास से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास हीट कैपेसिटी आ जाती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर आप मास से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास हीट कैपेसिटी आ जाती है। बेटा जो कॉपर है ना, कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वो 1 kg पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। मगर 2 kg कॉपर की, 3 kg कॉपर की, 4 kg कॉपर की, 5 kg कॉपर की, सबकी हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी, क्योंकि हीट कैपेसिटी के अंदर मास शामिल होता है।
तो अब वो जो फार्मूला है वो देखें, जो पहले आपने फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो पहले फार्मूला ये था, ये देखें, पहले आपके पास फार्मूला था Q इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ये फार्मूला था। इसमें आपने इन दो चीजों को जोड़ दिया, किन दो चीजों को, इन दो चीजों को जोड़ दिया। यहां तक सिर्फ इन दो चीजों की बात करो जिन्हें मैंने रेड किया, इन दो चीजों को आपने जोड़ दिया और इन्हें जोड़ के ये बनाया आपने हीट कैपेसिटी। तो डायरेक्ट हीट कैपेसिटी आपने यूज कर लिया। इसका फायदा ही होता है कि फर्ज करें कोई मटेरियल है जो एक एक्सपेरिमेंट में बार बार इस्तेमाल हो रहा है और उसकी मास भी कांस्टेंट है और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कांस्टेंट है, तो आपने उनका प्रोडक्ट यूज कर लिया और बाकी चीजें चेंज हो रही है, मगर वो मटेरियल अपने मास और अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ हर एक्सपेरिमेंट में मौजूद होता है, तो आप डायरेक्टली उसकी फिर हीट कैपेसिटी यूज करते हैं। अच्छा, हीट कैपेसिटी के लिए भी आप सिंबल सी ही यूज करते हैं, यानी ये वाला ही सिंबल जो आप पहले यूज कर रहे थे। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने अगर ये एक्सप्रेशन ऐसे करके लिखी हुई हो, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और C डेल्टा थीटा लिखा हुआ हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये C हीट कैपेसिटी है। ये आपको खुद से अंदाजा हो जाना चाहिए, आपकी जजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि आपको पता चल जाए कि ये ऐसे लिखा हुआ है। तो आए जनाब, अब देखते हैं कि ये बातें थी। उसके बाद हम थोड़ी सी एक न्यूमेरिकल हम करने की कोशिश करते हैं, हीट कैपेसिटी से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये देखेंगे आपके पास एक न्यूमेरिकल, ठीक है कि नहीं। एक फिजिक्स की बेटा एक बड़ी मजे की स्टेटमेंट है, बहुत मजे की स्टेटमेंट है फिजिक्स की, वो है द एक्ट ऑफ मेजरिंग अ क्वांटिटी, द एक्ट ऑफ measuring a quantity actually disturbs that quantity. The act of measuring a quantity disturbs the value of that quantity. यानी इसका मतलब है, फर्ज करें, ये देखें एक्सपेरिमेंट इस बात को समझाएगा, ठीक है कि नहीं। फर्ज करें कि जनाब आपके पास ये एक कोई कंटेनर, क्या है जी, कोई कंटेनर है, ये आपके पास एक कंटेनर, ठीक है, यहां तक। इस कंटेनर में ऑयल था, इस कंटेनर में क्या था, ऑयल था, ये ऑयल है, ठीक है कि नहीं। और इस ऑयल का जो मास है वो 32 ग्राम, हमें कहां से पता चला, हमें इधर से पता चला, 32 ग्राम इसका मास है। थोड़ा सा ये ऑयल है और यही मसला मामला है। इसमें आपने एक मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर इंसर्ट किया, क्या इंसर्ट किया, मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर इंसर्ट किया। अब आप ये बात नोट करें कि थर्मोमीटर में मरकरी इन ग्लास है, तो उसमें मरकरी है, मरकरी एक लिक्विड है। मरकरी को मरकरी किस तरह से टेम्परेचर बताएगा, वो जाहिर है उसका कॉलम ऐसे वो ऊपर मूव करेगा इसके अंदर तो टेम्परेचर बताएगा थर्मो बल्ब के अंदर। अब वो सॉरी कैपिलरी ट्यूब के अंदर, अब अगर वो मूव करेगा और वो टेम्परेचर बताएगा तो जाहिर है वो एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंड करने के लिए उसको हीट चाहिए। वो हीट वो कहां से ले रहा है, वो हीट इसी ऑयल से ले रहा है, इसी ऑयल से हीट ले रहा है जो उसके बल्ब में जा रही है, जो मरकरी को मिल रही है। और ऐसा करने से क्या हो रहा है, ऑयल का टेम्परेचर कम हो रहा है। ऑयल का क्या कम हो रहा है जी, टेम्परेचर कम हो रहा है। इसका मतलब है कि ऑयल का टेम्परेचर था 54 डिग्री सेंटीग्रेड, मरकरी इन ग्लास का काम यह था कि हम जब उसको इमर्स करते उस ऑयल में तो वो हमें उसका टेम्परेचर 54 बताता, उसका टेम्परेचर 54 बताता, मगर उसने पहले उसे खुद ही डिक्रीज कर दी। आए जरा ये क्वेश्चन आपके सामने करते हैं। ये जनाब हम वाई एक्सिस ही सिर्फ इसमें बनाएंगे और वाई एक्सिस पर हम लेंगे टेम्परेचर। ऑयल का टेम्परेचर था 54 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, और इसमें जो मरकरी डाला गया, बल्ब का जो मरकरी का बल्ब था उसका टेम्परेचर था 19 डिग्री सेंटीग्रेड, 19 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है कि नहीं। अब हुआ क्या, वो जो ऑयल है उसमें से हीट गई मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर के पास, और मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर ने वो हीट लेकर अपना टेम्परेचर बढ़ाया, यानी मरकरी एक्सपैंड हुआ और उसका टेम्परेचर बढ़ा। तो फर्ज करें कि दोनों की कहीं मिक्सचर की टेम्परेचर का, दोनों का जो मिडल टेम्परेचर है वो T डिग्री सेंटीग्रेड बन गया। यानी इसका मतलब है ऑयल का टेम्परेचर कम हो गया। क्यों, क्योंकि ऑयल ने हीट दी किसको, मरकरी को,
और मरकरी ने हीट ली किससे? ऑयल से, और मरकरी ऑयल से हीट लेकर एक्सपैंड हुआ, और एक्सपैंड होकर कैपिलरी ट्यूब में उसने मूव किया, और कैपिलरी ट्यूब में मूव करके उसने टेम्परेचर बताया। ठीक है कि नहीं? ये काम हुआ है सारा। तो हीट लॉस्ट बाय ऑयल इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय मरकरी। ठीक है, और ऑयल ने कितनी हीट लॉस की? 32 ग्राम उसका टेम्परेचर था, 32 ग्राम उसका टेम्परेचर था, और उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी वो थी 1.4 जूल्स पर ग्राम केल्विन। यहां पर हम पुट कर देते हैं 1.4 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल्स पर ग्राम केल्विन। ठीक है, और हीट उसने लूज, टेम्परेचर डिफरेंस कितना? 54 से उसका टेम्परेचर कम होकर T डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। और मरकरी ने क्या किया? मरकरी का जो बल्ब था वो 12 ग्राम का था। ठीक है कि नहीं? 12 ग्राम का बल्ब था, और उसकी एवरेज हीट कैपेसिटी थी 0.18। 0.18 यहां डाल दी, और उसका टेम्परेचर राइज कितना हुआ? 19 डिग्री से उठकर T डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। 19 से उठकर किधर तक चला गया? T तक। तो चेंज इन टेम्परेचर उसका ये आ गया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, मुझे इसकी वैल्यू से याद नहीं, मगर मेरा ख्याल है वो 52.4 डिग्री के करीब आती थी। ठीक है कि नहीं? तो इससे पता चला कि ऑयल का टेम्परेचर 54 था, मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर को उसका टेम्परेचर 54 बताना चाहिए था, मगर उसने उसको खुद ही कम कर दिया, और उसको आप कह लें कि 1.6 डिग्री की उसमें उसने डिक्रीज प्रोड्यूस की, और इतनी फ्रैक्शनल एरर प्रोड्यूस की उसने, उसमें इतनी फ्रैक्शनल एरर प्रोड्यूस की। तो ये रेशो ये है। अच्छा जी, अब यहां पर आप देखें, इसका मतलब है कि थर्मोमीटर वो इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी हीट कैपेसिटी कम हो। थर्मोमीटर कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? जिसकी हीट कैपेसिटी कम हो, स्पेसिफिकली किसी ऐसी चीज का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो बहुत ही थोड़ी, जिसका बहुत ही वो हो, जिसका बहुत ही थोड़ा सा वो, क्या कहते हैं, मास। लेकिन ना, जिसका मास थोड़ा होगा उसका क्या होगा? जिसका मास छोटा सा होगा उसके पास टोटल हीट ही कम होगी। जब उसकी हीट ही कम होगी और थर्मोमीटर उससे वही हीट ले लेगा, तो फिर तो उसका टेम्परेचर ही डाउन हो जाएगा। तो जो छोटे मास वाली चीजें होती हैं उनमें ऐसा थर्मोमीटर इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी हीट कैपेसिटी बेटा क्या हो? कम हो, जिसमें हीट कैपेसिटी जिसकी क्या हो? कम हो। ठीक है कि नहीं? तो ये एक पॉइंट है जो हमने इसमें हमें ये चीज पक्की याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो हमें कौन सा थर्मोमीटर इस्तेमाल करना चाहिए? जब हम थर्मोमीट्री पढ़ेंगे तो वो उसमें हम इसको यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर पार्ट सी में वो कह रहा है कि जनाब बॉइलिंग वाटर में इस तरह क्यों नहीं होता? बॉइलिंग वाटर में खुली हीट प्रोवाइड की जा रही है, जब नीचे से उसको हीट दे रहे होते हैं तो खुली हीट आ रही है, और बॉइलिंग वाटर के पास लिमिटेड हीट नहीं है। ऐसा नहीं कि उसके पास कोई थोड़ी सी हीट है, जो अगर वो मरकरीन ग्लास को देगा तो उसका अपना टेम्परेचर कम हो जाएगा। नहीं, उसको जैसे हीट मिल रही है उसे गर्म किया जा रहा है। तो अगर उस जो हीट आ रही है उसमें से अगर मरकरीन ग्लास थर्मोमीटर को भी मिल जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका मतलब मरकरीन ग्लास थर्मोमीटर बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर को अफेक्ट नहीं करेगा जब वो उसे मेजर कर रहा हो, वरना द एक्ट ऑफ मेजरिंग जो है वो उसको डिस्टर्ब कर देता। ठीक है कि नहीं है? हम इन चीजों के बारे में और बातें करतेंगे, आगे चलते हैं। हमारे पास एक नई चीज आ रही है सामने, और ये आ गई जी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आप कहेंगे सर ये चीज तो हमारे टॉपिक, हमारे सिलेबस में नहीं है। जी बिल्कुल, आप राइटली कह सकते हैं, लेकिन ये देखें जून 2013 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। जब क्वेश्चन आ जाए तो वहां तो आप कैम्ब्रिज वालों से बहस नहीं कर सकते कि जनाब ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं था। अब आप इसे पढ़ लें, इतना कोई मसला नहीं है, इतनी कोई वो बुरी चीज नहीं है। वो ये है, देखें जरा जरा पढ़ें इसे क्या कहता है जनाब, ये कह क्या रहा है उसको वो देख लेते हैं हम लोग। ये देखें, the amount of heat required to change the temperature of 1 मोल, यहां पर देखिए आपने 1 kg नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा, और 1 मोल ऑफ अ गैस,
ठीक है ना, 1 मोल ऑफ अ गैस हीटेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम बाय 1 केल्विन। तो ये है जी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसका सिंबल है CV, और इसको लिखते जूल्स पर केजी नहीं लिखते, जूल्स पर केल्विन मोल लिखते। तो ये है जनाब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस, the amount of heat required to change the temperature of 1 mole of a gas heated at a constant volume by 1 Kelvin, by 1 Kelvin। इसको हम दोबारा हम वो कर लेते हैं ब्लू में, उसमें उसमें दोबारा उसका चेंज कर लेते हैं। The amount of heat the amount of heat देखें जो चीज ब्लैक हो रही है, required to change the temperature of 1 mole of gas heated at constant volume. That means you're not letting the gas to expand. You're not letting it do work against atmosphere. So जितनी आप heat provide कर रहे हैं, सारी की सारी उसके अपने अंदर ही जा रही है। The amount of heat required to change the temperature of 1 mole of a gas heated at constant volume by 1 Kelvin. ठीक है कि नहीं? और इसको there is another way of saying it, वो है जनाब the heat exchanged per mole per degree change in temperature when a gas is kept at a constant volume। ठीक है कि नहीं? और ये जो आपने पहले फार्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा, इसी को आप स्लाइटली मॉडिफाई कर लें। इसमें से मास की जगह आप डाल दें, मास की जगह पुट कर दें, ओहो मास की जगह डाल दें नंबर ऑफ मोल्स, और C की जगह डाल दें CV, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा थीटा उसी तरह ही रहेगा। ये जो थी ये जूल्स पर केजी केल्विन में थी, ये केल्विन में था, और ये केजी में था, और कट कटा के जूल्स बचता था। इसमें ये मोल्स में है, ये जूल्स पर मोल केल्विन है, और ये केल्विन में है, तो इसमें भी जूल्स का हिसाब आ जाएगा। तो इसलिए इसमें कोई वो नई बात नहीं, अनहोनी बात नहीं। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जून 2013 पेपर 41 के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इन अ सिलेंडर इज 1.8 into 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, एंड द प्रेशर इज दिस एंड द टेम्परेचर इज दिस। अब द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, इसमें देखें आपको वॉल्यूम भी दिया गया है, प्रेशर भी दिया गया है, और टेम्परेचर भी दिया गया है। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले वो आपसे नंबर ऑफ मोल्स मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स मांग रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालेंगे? आप फार्मूला लगाएं, PV इज इक्वल टू NRT लगा लें आप। ठीक है, प्रेशर किसके बराबर है जनाब? प्रेशर बराबर है 2.6 into 10⁻⁵ पास्कल। कहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं? यहाँ से पढ़, ठीक है ना, और ऊपर दिया हुआ भी है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर भी दिया हुआ है 2.6 into 10⁵। तो ठीक है, इसकी जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी 2.6 into 10⁵, और वॉल्यूम कितना है जनाब? वॉल्यूम है जी 1.8 into 10⁻⁻3, और वॉल्यूम यहाँ दिया हुआ भी है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1.8 into 10⁻3, 1.8 into 10⁻⁻3, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने, R किसके बराबर होगा? 8.31, और टेम्परेचर क्या है? 297 केल्विन। मुझे कैसे पता चला? ये लिखा है। अब इन सारी वैल्यूज को मैं इस्तेमाल करता हूँ और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करता हूँ। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट? हम इसी को इसमें कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा जी? What will be our answer of this question? जी, अब मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ और कैलकुलेटर के जरिए ये कैलकुलेशंस करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा जवाब बनेगा जनाब
जी 0.19 मोल। जी कितना बनेगा जनाब? 0.19 मोल बनेगा। यहां तक तो बहुत आसान है, ठीक है। आगे भी वैसे आसान ही है। ये देखिए ये क्या लिखा, जरा इसको गौर से देखिए, ये क्या चीज है? The thermal energy required to raise the temperature of 1 Kelvin of 1 mole of a gas at constant volume is this. क्या ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है? 12.5 जूल पर मोल केल्विन है ना जी, यही मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये क्या चीज है? ये देखें, the gas is heated at constant volume. That means it means that it is not allowed to expand. और इसमें जो आपने एनर्जी सप्लाई की है Q जो है वो है जनाब 95.0 जूल्स। तो अब क्या होगा जनाब? Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। अब ये हो जाएगा 95 इज इक्वल टू 0.19। CV किसके बराबर है? CV बराबर है 12.5 के। तो 12.5 को यहां पुट कर लें और यहां से आप डेल्टा T निकाल लें। तो जनाब डेल्टा T या डेल्टा थीटा कह लें आप, यू कैन यूज बोथ वेज। आपको पता है डेल्टा T भी चेंज इन टेम्परेचर के मानों में है और डेल्टा थीटा भी चेंज इन टेम्परेचर के मानों में। जी जी, तो ये डेल्टा थीटा आपका किसके बराबर आता है जनाब? ये आपका आता है 40 केल्विन। डेल्टा थीटा आपका क्या आ गया है? 40 केल्विन। तो टेम्परेचर राइज कितनी हुई? 40 केल्विन की राइज हुई। और उसने कहा कि यूज योर आंसर्स टू पार्ट 2 टू शो दैट द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इन द सिलेंडर इज दिस। अब चूंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो आप आराम से प्रेशर लॉ लगाएं, P1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर T2। याद है आपको ये प्रेशर लॉ था, ये आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें शर्त ये कि टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। तो P2 किसके बराबर होगा? P1 ओवर T1 इन टू T2। तो P1 की वैल्यू क्या थी? आपने पहले पढ़ी थी, वो थी जी 2.6 इंटू 10 रेज टू पावर 5। मैं रिकन्फर्म कर लेता हूं ऊपर जाके, जी बिल्कुल। और क्या कहते हैं, पुराना टेम्परेचर क्या था? 297। अब 297 में जब 340 केल्विन की चेंज आएगी, 297 में 40 केल्विन की चेंज जब आएगी तो ये टेम्परेचर क्या बन जाएगा? 337। ये मैंने कैसे निकाला? 297 में 40 मैंने ऐड कर दिया तो उस तरह आ गया। इस तरह मेरा प्रेशर आ जाएगा। इसको आप हल करें तो यू विल अराइव एट 2.95 इंटू 10 रेज टू पावर 5 पास्कल। अब बड़े मजे की बात आ गई है, ये आखिरी पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए एक चीज थी, उसका टेम्परेचर था 297 केल्विन, आपने उसको 95 जूल्स दिए। ये बात ज़हन में रखें। पूछे कैसे भला? यहां से देखें आप सर, 95 जूल्स नहीं थी ये जो यहां लिखे जा रहे हैं, जिनके नीचे मैं शेड कर रहा हूँ, जिसके गिर्द मैं उसको अच्छा लेफ्ट साइड पर देखें आप, ये चीज जिसको मैंने बहुत ज्यादा वो किया था, इसकी बात कर रहा हूँ। एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको मिटा भी लूं, मैंने इस क्वेश्चन को खासा गंदा भी कर दिया। देखें मैं इस वैल्यू की बात कर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वैल्यू। मैं इसको आपके सामने रेड से हाईलाइट कर, ये देखें 95 जूल्स। तो अब आप देखें, आपने एक चीज को 95 जूल्स दिए और उसका टेम्परेचर हो गया 337 केल्विन। अब आप कह रहे हैं आपने उससे 120 जूल्स ले लिए, गैस के पल्ले से ये एनर्जी खर्च हुई। द गैस डज वर्क और बाहर से कोई हीट नहीं आई, कोई हीट बाहर से आई ही नहीं। तो गैस के पल्ले से जब 120 जूल्स खर्च हो गए तो गैस का टेम्परेचर क्या होगा जी जनाब? 297 से कम होगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज अबव और बिलो 297। आपके इट विल डेफिनेटली बी लेस देन 297। और स्टेट एंड एक्सप्लेन करते वक्त अगर आप ये डायग्राम बना देंगे ना तो गोरा बहुत खुश हो जाएगा। ये डायग्राम भी बाज दफा आप अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम का भी सहारा लेते हैं, तो डायग्राम का सहारा लेने में कोई बुराई नहीं है।
ठीक है ना। डायग्राम जो है वो भी बात कैम्ब्रिज के एग्जामिनर ने जब हमारी उसके साथ मीटिंग हुई तो मैं 2 दफा ये बात कही थी कि डायग्राम स्पीक्स थाउजेंड्स वर्ड्स, सो अ वेल नीटली ड्रॉन डायग्राम can and a small a very brief English written along with that diagram, if it is it's explaining the point, we will give him the full credit. थोड़ी सी ये डायग्राम बना के उसको बता दें कि 297 केल्विन पे गैस थी, उसको 95 जूल्स मिले तो टेम्परेचर 337 केल्विन हो गया, और उसी गैस से आपने 120 जूल्स जब निकाले तो ऑफ कोर्स उसका टेम्परेचर 297 केल्विन से नीचे जाएगा। ठीक है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो आपने 120 उसी से निकलवाए हैं गैस, उसको कहीं और से तो हीट मिली नहीं। बेटा ये हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर थर्ड जो लेक्चर है ना, इट कम्स टू एन एंड, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर अब मजीद लेक्चर्स नहीं होंगे। इसने नोट्स में जो क्वेश्चंस हैं, जो मजीद क्वेश्चंस हैं, वो हम आपको सॉल्व करके, यानी उनके सॉल्यूशंस सेपरेटली आपको मिल जाएंगे, मगर अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर कोई लेक्चर नया नहीं आएगा। That is the end of this. ठीक है।